ठीक है स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग चल रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम देख रहे थे। बस हो गया, प्लीज साइलेंट, आवाज नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखा था ना। डिस्कवरी। अच्छा, आज कोई न्यू स्टूडेंट है? आज भी कोई नया है? आप और कोई? क्या नाम है आपका? सोहम। अब उसके बाद देखो, डिस्कवरी ऑफ, अगर हम लोग प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमने देख लिया था। डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन था, मैंने बताया था कि भाई उसमें दो प्लेट्स होती हैं। एक होता है मतलब मेटल की प्लेट होती है, एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि बहुत लो प्रेशर पे होता है और उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वहाँ पर मेटल से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो उसमें जो गैस फिल होती है उसको आयनाइज कर देती है। तो जो हाइड्रोजन या फिर कोई भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन ही कंपल्सरी नहीं है, मोस्टली हाइड्रोजन ही ले रहता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो हाइड्रोजन भी वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ जाते हैं एनोड की तरफ। जैसे ही टकराते हैं वहाँ पर जिंक सल्फाइड का हमने वहाँ पर इसको एक लेपिंग की हुई होती है जिंक सल्फाइड की। जैसे ही वहाँ पर रेडिएशन टकराता है वो ग्लो करता है, तो हमको पता चलता है कि यहाँ से रेडिएशंस टकरा रही हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर उसके बीच में दो प्लेट्स रखी जाती हैं प्लस माइनस की, तो वहाँ पर रेडिएशंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। रेडिएशन जो होती है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज तरफ रेडिएशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव रहा होगा, तभी पॉजिटिव तरफ आ रहा है। तो उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन्स बोला। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और प्रोटॉन का भी सेम ही है। मैंने बोला था कि रदरफोर्ड ने उसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला था। उन्होंने कहा था कि भाई जो एटम होता है वो एटम का जो मास होगा वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। इसी को लेकर के बहस हुई थी 2-4 लोगों में। तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। जो अल्फा सोर्स होता है वहाँ से अल्फा रेस निकलती हैं और वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके, मतलब बहुत सारी रेस ऐसी होती हैं जो सीधे निकल जाती हैं, कुछ ऐसी होती है जो डेविएट होती हैं, और एक ऐसी रेस होती है जो बाउंस बैक होती है, मतलब वापस आती है। तो उसको हम लोगों ने क्या बोला? उसको हमने प्रोटॉन्स बोला था। यस, उसको हमने क्या बोला? प्रोटॉन्स। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। उसको बोलते हैं ईंट पर नाचे। याद होगा आपको, ईंट पर नाचे। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, थॉमसन या टॉमसन, ठीक है। उसके बाद पर का मतलब प्रोटॉन और रदरफोर्ड। नाचे का मतलब एन से न्यूट्रॉन और चैडविक, ये बताया था। अब आज हम लोग, अच्छा मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर बताया था। एटॉमिक नंबर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं वहीं से। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर की हम लोग बात करते हैं। देखो, किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, किसी भी एलिमेंट में या एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। मतलब अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट और एटम। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट और एटम। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां पर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of proton, number of electron and atomic number, atomic number, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर, ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रोटॉन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इसको E- से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बातें भी आप जानते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये तो एटॉमिक नंबर हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग एटॉमिक मास नंबर की बात करते हैं या मास एटॉमिक वेट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर जो होगा, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, A से। एटॉमिक मास नंबर को हमने A से रिप्रेजेंट किया हुआ है। A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N। A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक मास बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि हमने एक बात आपको मोल कॉन्सेप्ट में बताई थी, अगर आपको याद हो तो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो होता है उसको न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। जानते हो आप ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम क्या होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। एक चीज और है इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो अगर कहीं न्यूक्लिड आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, न्यूक्लिड। अगर न्यूक्लिड बोला गया है तो किसी भी एटम या फिर न्यूक्लियस का कंपोजिशन रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी एटम का कंपोजिशन रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम का कंपोजिशन रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूक्लिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लिड क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट, कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट और एटम, कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट और एटम, किसी भी एटम या फिर एलिमेंट का कंपोजिशन जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लिड। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर हम लोग बताएं तो यहाँ पर लिखा रहता है एक्स। एक्स मतलब किसी एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। जेड और ए, जेड एक्स ए, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ए का मतलब मास नंबर। जेड क्या होता है, हाँ कुछ बोल रही है, हाँ ऐसे भी लिखा रहता है। अगर आप जेड एक्स ए ऐसे लिखते हो तो भी सही है, तो भी सही है, ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। वो देखो जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो सब आप माइंड में रखो कि अगर हमसे पूछा रहा है तो हमें आना चाहिए। आप ये मत सोचो किसी भी टॉपिक को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं। कोई भी टॉपिक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया और हम समझते हैं कि हम मतलब सब कुछ हमने पढ़ा है, लेकिन वो चीज़ें अगर खुद से एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा तो वो आप सारी बात नहीं कर पाते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो,
क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपने बहुत ध्यान सुनी है, और कुछ बातें आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी होता है, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने ध्यान से नहीं सुनी, तो आप उसको उतने अच्छे से नहीं बता पाओगे। तो आप ये, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब आपको आना चाहिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे कहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन? अब देखो, तो हमने आपको ये बताया कि ए जो है वो मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे मान लो फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियट। फाइंड आउट द, ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, number of protons, electron and neutron। आपको न्यूट्रॉन बताना है, प्रोटॉन बताना है और इलेक्ट्रॉन बताना है। किसमें? यहां पर दे रखा है 18AR40, 18AR, और यहां पर क्या दिया हुआ है 40। ये एक न्यूक्लियड आपको दे रखा है, और इसमें यहाँ पे देखो ज्ञान की बातें बताई जा रही है। इधर 18AR40, यहाँ पर 18 क्या होगा उसका, उसने प्रोटॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है और न्यूट्रॉन पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन है और वही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये तीनों क्या है? एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई? ये सब 18 है। अरे आर्गन का तो 18 ही होता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन 18। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, और वो भी है कितना? 18। अब यहाँ पे हम लोग, उसने और क्या पूछ रखा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पूछ रखा है। हमने अभी आपको बताया था A इक्वल टू क्या होता है? P+N होता है ना। A इक्वल टू P+N। A क्या है? मास नंबर। मास नंबर कितना है? 40। 40 तो है मास नंबर। और अगर हम लोग प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो ये 18+N, 14 माइनस 18 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? न्यूट्रॉन आ जाएगा। और ये कितना होगा? 22। ये हो जाएगा 22। N इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। N जो है वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, 40 में से 18 माइनस कर दो, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करो, न्यूट्रॉन आ जाएगा। दांत क्या दिखा रहे हो? 14 माइनस 18, नोट करिए इसको। बुलाया तो है। अभी एक चल रहा है ना, अभी वो हवा क्या, अभी तुम्हें पवन चक्की लगाऊं? फैन तो चल रहा है बताओ। ऑन है भाई, यहाँ पर तो ऑन दिखा रहा है।
हाँ ठीक है, ऑन है अभी वो, तभी तो बोल रहा हूँ। अभी कवर कर लेगा कुछ टाइम में। नोट कर लिया सभी ने? नोट किया? अब देखो यहाँ पर एक और टॉपिक दे रखा है यहाँ पे। ये तो हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आइसोटोप्स की। आगे चलें। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स अच्छा, एक बार शायद मैंने आपको आइसोटोप्स के बारे में बताया था कि यहाँ पर ऐसी स्पीसीज जिसमें सेम एटॉमिक नंबर, हाँ स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप। देखो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ना। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 1H1 1H2 1H3 ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, 1H1 1H2 एंड, हाँ यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम है ना, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट, 1 2 3। ऊपर देखो 1 2 3, तो एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इनको हम लोग आइसोटोप्स बोलेंगे, आइसोटोप्स। उसके बाद अगर कार्बन की बात करें तो C612 6C13 एंड 6C14 है ना। यहां पर भी आप देखोगे तो यहां पर कार्बन का तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, 6 6 6 12 13 14, तो यहां पर क्या है, इसका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, तो ये क्या है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। किसने कुछ बोला, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? स्पीसीज इसलिए बोल रहा हूँ, आप एलिमेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने स्पीसीज लिखा हुआ है, एलिमेंट भी लिख सकती हो, ठीक है। अच्छा, आइसोटोप्स के फॉर्म होने का रीजन क्या है, जैसे मान लो कोई पूछा गया आपको कि आइसोटोप्स क्यों बनते हैं, व्हाट इज रीजन ऑफ आइसोटोप्स, तो न्यूट्रॉन की चेंजिंग की वजह से, न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं ना, अगर आप देखोगे तो न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं सब में, न्यूट्रॉन चेंजिंग की वजह से आइसोटोप्स बनते हैं, ठीक है। अगर हम लोग रीजन ऑफ आइसोटोप्स की बात करेंगे, रीजन ऑफ आइसोटोप्स, तो ये क्या होगा, चेंजिंग इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, चेंजिंग इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की चेंजिंग की वजह से क्या होता है, वहां पे
आइसोटोप्स फॉर्म होते हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइसोबार्स की बात करेंगे। आइसोबार्स क्या होता है, हाँ इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आ रहा है पक्का? लास्ट लेक्चर में आप नहीं आई थी आई थिंक, मुझे याद आ रहा है ना। क्यों? बाहर कहाँ? बाहर कहाँ? अच्छा बीमार थी, ओके ओके। आप लोग इतना उदास क्यों बैठते हो? जैसे अभी अभी हुआ है, समझ रहे हो ना। थोड़ा फ्रैंक होके बैठो ना, एनर्जेटिक होके बैठा करो। इतनी उदासी अच्छी नहीं है कि नहीं? इतना उदास जैसे आप होता है, पहले दिन हम कहीं जाते हैं थोड़ा बहुत, मतलब भले ही कितने शरारती हो लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर, थोड़ा शाई भी होते हैं कुछ लोग, है कि नहीं? हो सकता है कि घर पे बहुत ज़्यादा उछल कूद हो रही हो लेकिन यहाँ पे नहीं। वैसे ऐसा मुझे नहीं बोलना था, सारे बच्चे अभी शोर करने लगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार में क्या होता है कि यहाँ पर सेम मास नंबर, यहाँ पर क्या होता था सेम एटॉमिक नंबर, वहाँ पर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। आगे चले, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या हो जाएगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। जैसे यहाँ पर 6C14 ना, और एक है 7N14। तुम्हारी फ्रेंड नहीं है? तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं इधर पूछ रहा हूँ। यहाँ पर 6C14 और 7N14, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटॉमिक मास सेम है 14 14 14, एटॉमिक नंबर कार्बन नाइट्रोजन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनको हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोबार्स, इसको आइसोबार्स बोलते हैं। अच्छा 6C14 और 7N14, इसको ध्यान से देखो, 6C14 एंड 7N14, 6C14 एंड 7N14, 6C14 एंड 7N14। अगर इन दोनों में मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास नंबर बताना हो तो क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन भी 6 होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है तो 14 माइनस 6 करोगे कितना आएगा, 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। वही चीज़ अगर यहाँ पर बतानी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन भी 7 होगा। अगर मुझे एटॉमिक नंबर बताना है तो वो भी 7 है, Z=7। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 14 माइनस 7। ये नोट हो गया। एक क्वेश्चन नोट करिए,
three elements Q, R and T, three elements Q, R and T have mass number 40. तीन एलिमेंट्स हैं Q, R, T have mass number 40. Their atoms contain 22, 21 and 20. 22, 21 and 20 neutrons. 22, 21 and 20 neutrons respectively represent their atomic composition with appropriate symbol. इसका आंसर सभी को देना है। मतलब आपको न्यूक्लियेट के फॉर्म में लिखना है, वो कहने का मतलब ये है ZXA वाले फॉर्म में। नजर आया? तुम ट्राई ही नहीं कर रही हो तो आएगा कैसे? Z एटॉमिक नंबर होता है। इतनी देर में ये पता चला कि Z एटॉमिक नंबर होता है। क्या पक्का? यहां पर क्या होगा? Q, R and T तीन एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं। उसने एलिमेंट्स कौन से हैं ये नहीं बताया, QRT बोला है। और उसके बाद क्या बोल रखा है? एटॉमिक मास क्या है? तीनों का 40 है। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास बोल रखा है 40। एटॉमिक मास 40। और यहां पर और क्या बोल रखा है उसने? न्यूट्रॉन्स कितना? 22, 21 और 20 है। कोई उल्टा बोल रहा है। बट 22, 21 एंड 20 मुझे याद है, मैंने बोला है अभी जस्ट बोला, मुझे याद है, तुम भूल गई हो। 22, 21 एंड 20 ये है, यही क्वेश्चन में भी दिया है। 22, 21 और 20 उल्टा बोल रही है। यहां पर देखो, अब यहां पे क्या हो जाएगा? मुझे पता था कि अगर मैं Q लिखूंगा 40 ऊपर आएगा ना, 40 तो एटॉमिक मास है, वो तो ऊपर ही रहता है। उसके बाद न्यूट्रॉन है 22, मतलब 40 माइनस 22 अगर आप कर दोगे तो वो आ जाएगा एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 18। तो यहां पर 18 आ जाएगा। अरे 40 माइनस 18 करोगे तो 22 ही तो आएगा। अब उसके बाद यहां पर क्या होगा? अगर हम लोग R की बात करेंगे, यहां भी 40 है और 40 माइनस कितना? 21। तो यहाँ पर 20, 21 और 9 यहाँ पर है, मतलब 19। यहाँ पर हो जाएगा 19। और यहाँ पर क्या होगा? T 40, क्या यहाँ पे 20 हो जाएगा? बस ये कंपोजिशन। माइनस करने पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 आ रहा है, ये माइनस करने पे 21 आ रहा है, और ये माइनस करने पे 20 आ रहा है। ये है इसका सिंपल कंपोजिशन। उसके बाद आइसोटोन्स। आइसोटोन्स 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 का मतलब क्या होता है?
अच्छा, आइसोटोन्स का एक और नाम है, एक और नाम से जानते हैं उसको, उसको बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं इसको? आइसोन्यूट्रॉनिक। यहाँ पे नहीं दे रखा है बट फिर भी आप जानते रहो, आइसोटोन्स को हम लोग आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, तो इसको आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोल सकते हो। आइसोन्यूट्रॉनिक, देखो आइसो का मतलब होता है सेम और न्यूट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। नंबर ऑफ एटम ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट number of atom of different element which have same number of neutrons, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स या फिर आइसोन्यूट्रॉनिक। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, अगर मैं बात करूं तो बोरॉन का है एटॉमिक नंबर 5 और ये है 11 और एक है 6C12। ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, बोरॉन एंड कार्बन। यहाँ पर क्या होगा, अगर मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे, स्टैंड अप, यस, can you explain about isobars? They have same mass number but different atomic number. Can you explain about isotopes? अब उसके बाद देखो, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 11 - 5 आप करते हो तो 11 - 5 कितना हो जाएगा? 6, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 6। और ये नंबर ऑफ 12 - 6, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हुए ना। अगर न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक है, नोट करिए इसको, हो गया। एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नाम से पता चल रहा है, आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? सेम नंबर ऑफ स्पीसीज which have same number of क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चंस की बात करूं, एक क्वेश्चंस, तेरा नाम बताओ मुझे, कौन कौन है? नाम नहीं पता पर बहुत आगे से आया ये गर्ल्स की बात कर रही हो? बस गर्ल्स तो बहुत सीधी सादी हैं, मैं देख रहा हूँ पीछे। ये इन सब चीज़ों के बीच बर्थडे कहाँ से आ गया? यहाँ पर देखो, अब उसके बाद देखो, अगर मैं एक क्वेश्चंस की बात करूँ यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर क्या होगा? ये बोल रखा है नियॉन और उसके बाद ऑक्सीजन पे 2- और यहाँ पर क्या हुआ? Na+, और मतलब ये एक स्पीसीज दे रखी है, या फिर आपको बताना है ArCl2- और K+, मतलब आपको बोलना है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तीनों, या फिर ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये आपको बताना है। अब ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको एटॉमिक नंबर पता रहेगा, इसलिए बोलता हूँ एटॉमिक नंबर आना चाहिए आपको।
अगर एटॉमिक नंबर कम से कम 30 तो आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो यहाँ पर ऐसे सिंपल से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे। यहाँ पर नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फ्लोरीन नियॉन एटॉमिक नंबर 10 होता है। अगर हम लोग नियॉन की बात करें, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर 10। अगर ऑक्सीजन पे 2 माइनस, ऑक्सीजन का 8 होता है। 2 माइनस का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। माइनस का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो माइनस चार्ज होता है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 10। अब जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 10 इसके पास भी है। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एक प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक प्लस चार्ज उसने दे रखा होगा, तो इसका भी क्या है? 10। मतलब 10 10 10, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। बट यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब आर्गन का क्या होता है? 18। अगर हम लोग Cl2 माइनस की बात करते हैं तो Cl2 माइनस क्या होता है? क्लोरीन का होता है 17। 2 माइनस का मतलब 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 19। और ये क्या होगा? K प्लस, पोटेशियम 19 होता है। एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने माइनस किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? 18 19 18 अलग अलग हो गए ना, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, एलिमेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एलिमेंट्स यहाँ पर कौन कौन दे रखे हैं? जैसे यहाँ पर ये रखा है A 40 AR 18। कोई भी अगर बात करते हुए पकड़ा गया, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझ लेना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, वही वही लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। 14C 6, 14C एंड 6, और 40K 19, 40K 19, एंड D यहाँ पर 14N और 7, 14N 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? 7, और यहाँ पर क्या होगा? 21, और यहाँ पर क्या होगा? 8, और यहाँ पर क्या होगा? 4, ये 22। देखो यहाँ पर उसने क्या बोल रखा है कि एलिमेंट आपको दे रखा है, एलिमेंट मतलब न्यूक्लियड का कंपोजिशन, और इसमें बोल रखा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मतलब कौन किसका होगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है। मतलब है बहुत आसान, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं। हाँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। रुको रुको, अच्छा रुको, अभी रुक जाओ, अभी मुझे पूछने दो, आसान है क्वेश्चन ना, अभी कोई आंसर नहीं बोलेगा, रुको जरा। आप बताइए, आप पहले वाले का क्या होगा? 22। कैसे कैसे पता 22 होगा? 14 माइनस 18, वेरी गुड। तो फर्स्ट का होगा 4th। चलिए आप बताइए सेकंड का कैसे पता? थर्ड का आप बताइए। 21, और लास्ट का आप बताइए। एक ही तो बचा हुआ है।
कितना अच्छा आंसर दिया है। अब उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और लिखो जरा सब लोग। इफ एन एलिमेंट sorry, if an element x, हाँ कोई एलिमेंट है उसको x से रिप्रेजेंट किया गया। इफ एन एलिमेंट x बड़ा x, इफ एन एलिमेंट x हैज मास नंबर 11, हाँ, if an element x has mass number 11 and it has 6 neutrons and it has 6 neutrons it has 6 neutrons and it has 6 neutrons, then write its representation. क्या मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी चिल्ला रहा हूँ कब से, मुझे प्यास नहीं लगी। देन राइट इट्स रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखिए उसने बोल रखा है कि कोई भी एलिमेंट है x, उसका यहाँ पे मास नंबर कितना दे रखा है, 11 है उसका मास नंबर, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6। कोई एलिमेंट x है उसका मास नंबर कितना है, मास नंबर इज 11, ठीक है, 4 नहीं है यार, 4 मास क्या हो गया, ठीक है, मास नंबर 11 है और इसका न्यूट्रॉन्स कितना है, 7 है। न्यूट्रॉन है 6, यहां पर x हो जाएगा, तुमको बुखार चढ़ रहा है मैं देख रहा हूँ, गधे कहीं के, पढ़ाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो 11 इसका मास नंबर है और इसके बाद 6 यहाँ पे, अच्छा कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन अगर 6 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, बताइए 11 माइनस 5 करो कितना होगा, 6 आएगा ना। तो ये इसका है रिप्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है, 6। तो मैंने क्या बोला है कि अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है, यहाँ पर 6 दे रखा है, 11 में 6 माइनस करो कितना आएगा, 5, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 रहेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड ने कुछ एटॉमिक मॉडल बताया था, उसका ड्रॉबैक क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे रदरफोर्ड ने ये बताया कि भाई कोई भी एटम है उसका जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके शेल में वहां पर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते हैं, मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि उनमें कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, मतलब एक वेलोसिटी होता है, और आपने पढ़ा होगा कि वहां पर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, पढ़ा है ना आपने, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो रदरफोर्ड यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी तभी तो मूव कर रहा है ना, मतलब एनर्जी तो होनी चाहिए मूव करने के लिए, एनर्जी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एनर्जी। दूसरी चीज यहाँ पर उन्होंने वेलोसिटी को नहीं बताया। आपने ये पढ़ा होगा एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, पढ़ा है ना।
चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है ए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो मूव कर रहा है तो क्या एवरी पोजीशन, एवरी मूवमेंट पे उसकी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। सर्कुलर मूव कर रहा है वो, एक ऑर्बिट में सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी कहीं किसी पॉइंट पे कुछ ज़्यादा भी होगी, कुछ कम भी होगी, कुछ ज़्यादा भी होगी, है कि नहीं। जैसे मान लो कोई सर्कुलर राउंड है, आप वहाँ पर रनिंग कर रहे हो, तो क्या एक ही वेलोसिटी से आप दौड़ते हो, ऐसा नहीं है, वेलोसिटी कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो कहने का मतलब वही था कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में एक सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी का चेंज आएगा, और उस वेलोसिटी की चेंज की वजह से वहाँ पर एक्सिलरेशन भी जनरेट होगा। उस एक्सिलरेशन को ये नहीं बता पाए थे कौन, रदरफोर्ड। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था कि उनका जो स्पाइरल पाथ बोलते हैं उसको, मतलब जो सर्कुलर मूवमेंट था ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा था, उसका वेलोसिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एनर्जी, मैं लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट velocity of electron around movement of circular path, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई वो कुछ एनर्जी रेडिएट भी करेगा ना। अगर जैसे कोई इंसान दौड़ रहा है तो कहीं एनर्जी रिलीज भी होती है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव हो रहा है तो यहाँ पर एक रेडिएशन भी जनरेट होगा, एक रेडिएशन भी इमिट होता है उस इलेक्ट्रॉन के थ्रू, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है could not explain emission of radiation energy by electron, could not explain। अच्छा, वो ये नहीं बता पाए थे कि कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी उन्होंने क्लियर नहीं किया। मतलब आपको पता है कि 2n² के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, 2n²। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये नहीं बता पाए। एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, वेलोसिटी चेंज होगी, कुछ ना कुछ चेंज होगी, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जनरेट होगा, नहीं बता पाए। अराउंड है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो कुछ एनर्जी इमिट करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर उसकी कुछ फिक्स एनर्जी होगी ऑर्बिट की, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कंटेन, ठीक है। मतलब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कौन, रदरफोर्ड। तो कितनी बातें, वैसे कहने के दो स्टेटमेंट ही होता है कि भाई एक सर्कुलर, उसका जो पाथ होगा सर्कुलर होगा, उसके मूवमेंट के बारे में नहीं बता पाए थे, एनर्जी क्या होगी वो नहीं बता पाए, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे ये नहीं बता पाए। तो 3-4 पॉइंट आप बता सकते हो कि इसके जो मेन ड्रॉबैक थे वो क्या थे,
कि सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथवे तो उसकी वेलोसिटी हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती, वेलोसिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सीलरेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो वो उसको नहीं बता पाए थे। दूसरी बात यह है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो नहीं बता पाए। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करा है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ये कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कंटेंट, मतलब कितना ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2n² होता है कि नहीं है, 2 8 18 32 सुना है, वो नहीं बता पाए थे। तो ये सबसे मेन ड्रॉबैक है, इनको नोट करिए। अब रदरफोर्ड के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है बोर। उन्होंने बोर एटॉमिक मॉडल दिया, हाँ नील्स बोर नाम था उनका। नील्स बोर ने बताया था कि जो पार्टिकल होता है वो वेव के जैसे भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब वेव के जैसे बिहेव करता है। वेव का मतलब जैसे कोई स्प्रिंग है, आपने देखा होगा, स्प्रिंग को अगर थोड़ा सा हम खींच करके उसको छोड़ देते हैं तो उसमें एक मूवमेंट आपको दिखता है, एक झंझनाहट दिखती है। दिखा है कभी? नहीं देखा है? अगर आपने कभी देखा हो, जैसे साइकिल की कोई स्प्रिंग होती है, उसको अगर ऐसे खींचो, छोड़ दो, तो उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, आपने देखा होगा। वो वाइब्रेशन ही एज ए वेव के जैसे बिहेव करती है, वही वेव हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। एक दो पॉइंट और नोट करिएगा इसमें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नोट करिए जरा, एन इलेक्ट्रॉन सॉरी एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग, हाँ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अबाउट द न्यूक्लियस, an electron orbiting about the nucleus, around the nucleus, would follow a spiral path. Point है, orbiting about the nucleus would follow a spiral path to the nucleus, spiral path to the nucleus, ठीक है, spiral path to the nucleus. And second है, does not describe the distribution of electrons. हो गया सेकेंड, हाँ, does not describe the distribution of electron and their energies, distribution of electrons and their energies. अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव पार्टिकल duality of electromagnetic radiation, देखो उन्होंने क्या बोला, हाँ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ठीक है।
ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और इधर लाइन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो लाइन से, इसको ध्यान से देखो। ठीक, और उसके बाद अब इसको बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखो, ये वेव का है, वेव के मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वेव मतलब रेडिएशंस, आप जानते हो ना, रेडिएशंस एक वेव के जैसे बिहेव करती हैं। जैसे सनलाइट है, सनलाइट भी एक वेव के जैसे बिहेव करती है, अगर आपने ध्यान से देखा हो कभी। तो यहां पर क्या होगा, ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इसको सबसे हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट नहीं भाई, क्रस्ट। अब देखो, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। हाँ ठीक है, क्रेस्ट, और यहां पर ट्रफ बोलते हैं। उसने कंफ्यूजन दूर किया सबका। यहां पर देखो, अब इसको क्रस्ट बोलते हैं और ये क्या होता है, ट्रफ होता है। एक होता है वेवलेंथ, मेरी बात ध्यान सुनो, वेवलेंथ। अगर कभी बोला जाए, अच्छा ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एक चीज आप और दिख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कुछ सोच रही हो अभी के लिए। यहां पर देखो, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहां पर ये क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना, परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद देखो, ओरिजिन से लेके क्रस्ट की मैक्सिमम हाइट तक क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस वाइब्रेट कर रही है तो वाइब्रेट करते हुए वो मैक्सिमम हाइट, जितनी मैक्सिमम हाइट तक जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। कोई भी रेज है अगर वो वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट करते हुए जितना डिस्प्लेस हुई, मतलब जितनी हाइट तक गई ऊपर तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। और एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है, ध्यान सुनो, ये ऊपर वाली लाइन क्या है, मैक्सिमम हाइट तक, पहला क्रस्ट। उसके बाद ये सेकेंड वाला क्रस्ट है, ये जो आप देख रहे हो दूसरा क्रस्ट है ना। तो यहां से लेके मतलब 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है, पहला क्रस्ट और दूसरा क्रस्ट, मतलब कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हो, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। क्या करते हो, लैम्डा से।
वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा जो है वो एक्चुअल मीटर में काउंट होता है, इसको मीटर में काउंट करते हैं। इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, मीटर, मीटर, ठीक है। तो मैंने दो चीजें आपको बताई, एक एम्पलीट्यूड और एक वेवलेंथ। वैसे काफी चीजें बताई हैं, दो चीजें नहीं। अगर मैं सबसे ऊपर वाले पॉइंट की बात करूं, कोई भी रेज है, कोई भी सब्सटेंस है, वो वाइब्रेट करते हुए जितनी मैक्सिमम हाइट तक जाती है, उसकी मैक्सिमम हाइट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। उसके बाद टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है वो ट्रफ बोलते हैं उसको, सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक बात और ध्यान देना, अगर कभी भी वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन आपसे पूछा रहा है कि वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, तो वेवलेंथ और एनर्जी हमेशा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वेवलेंथ और एनर्जी का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, पार्टिकल की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ उतना कम होता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उसका वेवलेंथ उतना ही कम होता है, ठीक। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, ये सारी बातें नोट। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने एम्पलीट्यूड देखा, हमने वेवलेंथ देखा, इसमें एक चीज़ और है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होता है, एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं सारे पॉइंट्स आपको नोट करा रहा हूं। इसको नोट करिए आप, अच्छे से नोट करना भाई, अच्छे से लाइन बनाओ, सब कुछ अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे बता रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है क्या बातें हो रही वहां पे? हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये कहने का मतलब है। ये जो लाइन दिख रही है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ दिख रही है, और इधर जो ये डायरेक्शन आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का है, ये कहने का मतलब। तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर तो है। आशी, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रही हो क्लास में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, नहीं इतना तो आता ही है। अब जो सामने से दिख रहा है उसको प्रमाण की क्या जरूरत है? कोई इंसान पकड़ा गया सामने से और बोला नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं था, क्या हुआ? नोट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे नोट करिए वेवलेंथ। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अच्छे से नोट करना। द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crust, the distance between two consecutive crust or trough, consecutive crust or trough is called trough और crust, दोनों हो सकते हैं। दिया, मुझे लगा ऐसे चला गया, मुझे लगा ऐसे चला गया, चाहिए
नहीं, इसको तो नहीं दूंगा पक्का। अच्छा नहीं यार, तुम्हारे लायक नहीं है वो, उतना अच्छा नहीं है। The distance between two consecutive crusts or trough is called wavelength. It is represented by it is represented by it is represented by symbol lambda. ऐसे it is represented by symbol lambda. SI unit of wavelength SI unit of wavelength is meter. SI unit of wavelength is meter. अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी। अच्छा देखो, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू का मतलब वी के जैसे होता है एकदम। अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है ऐसे, तो ये है फ्रीक्वेंसी। हाँ, बर्ड, एकदम बर्ड के जैसे, इसको फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यू। वी के जैसा होता है, इसको न्यू बोला जाता है। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, नोट करो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखो जरा। The number of waves number of waves that pass a given point in 1 second. नोट नहीं कर रहे हो तुम लोग ना, मस्ती हो रही है, मटर गश्ती चल रही है, गधे कहीं के। That pass a given point in 1 second is called frequency. It is represented by Greek letter nu. ग्रीक लेटर न्यू। न्यू मतलब ऐसे, ये न्यू है, ग्रीक लेटर न्यू। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब HZ, हर्ट्ज बोलते हैं उसको, हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। अब उसके बाद एक है वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू बार। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो जरा। हाँ, वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेवलेंथ वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेवलेंथ वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ it is represented by nu bar.
अच्छा, न्यू बार इक्वल टू होता है 1 अपॉन लेमडा, याद रखना, न्यू बार इक्वल टू होता है 1 अपॉन लेमडा। हाँ, तो अगर लेमडा मीटर होता था तो यहाँ पर 1 अपॉन मीटर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। कहने का मतलब ये है, इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। नोट कर लेना, इसका जो मीटर होता, उसका यूनिट जो होता है वो मीटर इनवर्स होता है। एक लास्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव is the height of crest, yes, amplitude is the height of amplitude of a wave is the height of the crest. अच्छा, एम्पलीट्यूड का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं ना, तो ये किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए आप। स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड denotes the intensity of radiation, intensity of radiation. अब यहाँ पर हर एक रेस की यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे रखी है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनकी कितनी फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रे है, उसकी होती है 10 के पावर 16 हर्ट्ज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज की अगर मैं बात करूँ तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10 के पावर 16 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड का कितना होता है, 10 के पावर 13, 10 के पावर 13 हर्ट्ज। ये बी नहीं है, 13 है, ध्यान देना। अच्छा, लाइट की स्पीड क्या होती है आपको मालूम है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। माइक्रोवेव का कितना होता है? माइक्रोवेव 10 के पावर 10 हर्ट्ज, 10 के पावर 10 हर्ट्ज। ठीक है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन है रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन कितना होता है? 10 के पावर 6 हर्ट्ज, 10 के पावर 6 हर्ट्ज। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर कभी भी स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन पूछा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान सुनो। अगर कभी भी पूछा रहा है आपको रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा रुको 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 रुको, काफ़ी कुछ पढ़ा दिया गया, थोड़ा पूछ भी लेता हूँ,
ज़रा देखता हूँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब चीज़ें माइंड में सेट हो रही हैं या नहीं। पढ़ा करो इसको। स्टैंड अप। व्हाट इज योर नेम? ओम। ओम का मतलब भी जानते हो आप? क्या होता है? एक वो है जो पूरे यूनिवर्स के लिए तपस्या करते हैं और बहुत खुद को उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को लगा दिया है इस विश्व के कल्याण के लिए। और एक आप हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हो ढंग से। अभी मैंने जस्ट बताया एम्पलीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन 10 के पावर 16 और सॉरी 6 है, 10 के पावर 6 हर्ट्ज, इतनी फ्रिक्वेंसी होती है। बताओ एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाँ, हाइट ऑफ द क्रस्ट। फ्रिक्वेंसी हाँ, माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी जो होती है 10 के पावर 10 हर्ट्ज होती है। ये सारी फ्रीक्वेंसी हाँ, फ्रिक्वेंसीज अगर पूछा रहा है कि इसकी क्या कितनी होती है, माइक्रोवेव की कितनी होती है, तो इसको याद रखना। हाँ, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। अगर आपको याद रखोगे ज़्यादा ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं होता। मतलब बुक्स में दे रखा है बट लोग इसको कंसिडर नहीं करते। अगर आपको याद रहे, हाँ ऐसे रहेगा तो आपको लर्न होगा ना। Relation between speed of light, relation between speed of light, frequency, relation between speed of light, frequency and wavelength। अगर पूछा रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो क्या बताओगे? C इक्वल टू न्यू लेमडा। क्या होता है? C इक्वल टू न्यू लेमडा। C इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ हो गया। एक क्वेश्चन नोट करिए जरा सब लोग। हाँ, लास्ट क्यों भाई? अभी टाइम है। लास्ट क्यों कर रहे हो? कहीं जाना है क्या? टाइम वाइम दिया है? लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो जरा सब लोग। विजिबल लाइट हैज wavelengths ranging from 400 नैनोमीटर। क्या हुआ? क्या हो गया? अरे तो पागल हो के हंस रही है? इसका मतलब कुछ खतरनाक बातें हो रही थी ना। from 400 nanometer to 700
नैनोमीटर, ठीक है, 400 नैनोमीटर टू, ओ सॉरी, तो वही बोला ना, 700 बोला, 750 नैनोमीटर। हाँ, यही क्वेश्चन था। ओके, 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ, express these wavelength express these wavelength in terms of frequency। कौन है? express these wavelength in terms of frequency। जो बुखार चढ़ रहा है ना, एग्जाम में बैठो उतर जाएगा। जब एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा ना, अरे सारे इजी इजी क्वेश्चन, सारे आसान आसान, लेकिन एक भी नहीं हो रहा है, तो फिर गाना नहीं याद आता वहाँ, मालूम है कि नहीं? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर नैनोमीटर और मीटर में रिलेशन बोला जाए तो कितना होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होगा? 10 की पावर -9। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, कितना होगा? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है? हाँ, तो आपको क्या पूछ रखा है उसने? C इक्वल टू न्यू लेमडा, फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अपॉन लेमडा। C दे रखा है आपको, C कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और आपको लेमडा दे रखा है 400 दे रखा है ना, 400 और 750, फाइन कर लो फटाफट, ठीक है? देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ इसमें करना नहीं है। C इक्वल टू न्यू लेमडा हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें C इक्वल टू न्यू लेमडा, अगर हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी हमको ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाइम दे रखे लो, न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अपॉन लेमडा। अच्छा, C यहाँ पर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। आपको बताना है कि रुको जरा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सॉरी, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? नंबर ऑफ वेव दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, तो ये वेवलेंथ है। तो मैं वेवलेंथ पूछ रहा हूँ। क्या? हाँ, मतलब मैक्सिमम वो जो हाइट होती है उसको क्रेस्ट बोलते हैं ना, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, क्रेस्ट। ट्रफ क्या होता है? नीचे वाला ट्रफ, वेव का सबसे निचला वाला हिस्सा, मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट, मतलब जो जितना मिनिमम उसका जो ग्राफ होगा उसी को हम लोग ट्रफ बोलते हैं। आइसोटोन्स आपने क्या समझा? आइसोटोन्स, अभी देखो आगे बैठी हो, आना चाहिए। आइसोटोन्स, आप बताओ। न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। हाँ, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। आइसोटोन्स, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक, मतलब कोई भी ऐसे डिफरेंट स्पीसीज
जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन्स। हाँ ओके, देखो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, और उसके बाद यहाँ पर पहले का कितना था वेवलेंथ 400 ना, तो 400 इंटू कितना हो जाएगा, ये नैनोमीटर में दे रखा है, 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर 10⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो +9 होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻9 और 8 कितना होगा 17 अपॉन कितना हो जाएगा 400। 400 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 10⁻², 4 इंटू 10⁻², वो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये 10⁻15 बचेगा, 3/4 इंटू कितना होगा 10⁻15, ये कितना हो जाएगा 0.7 समथिंग के आसपास आएगा कुछ, 0.75 इंटू 10⁻15, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 75.10⁻⁻2 लिख सकते हैं, या फिर 7.5 करोगे 10⁻⁻1 होगा ना, 7. इसको हम लोग अगर चाहें तो और क्या लिख सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻1 करेंगे ना, एक पॉइंट लेफ्ट साइड था तो ये कितना हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद दोबारा हम लोग यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला न्यू इक्वल टू c/λ, ये क्या होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, और अपॉन क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 750, तो 750 इंटू 10⁻⁻9 वही रहेगा 3 इंटू 10⁻17 अपॉन कितना हो जाएगा 750, या फिर 3 अपॉन कितना हो जाएगा। अच्छा इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मान लो इसको अगर हम लोग 3000 बना लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे अगर इसको 3000 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3000 इंटू कितना होगा 10⁻14 हो जाएगा, और अपॉन कितना होगा 750। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 300 अपॉन कितना हो गया 75, और इंटू कितना हो जाएगा 10⁻14। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 300 डिवाइडेड बाई 75 कितना हो रहा है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻14, ये आ गया न्यू की वैल्यू। हंसी क्यों आ रही है भाई, ऐसा भी क्या मैंने जोक मार दिया बताओ, नौटंकी चल रही है तो फिर पुराना किस्सा नया वाला किस्सा क्यों नहीं याद आ रहा है, अभी जो चल रहा है पुराना याद करके नया क्यों खराब कर रहे हो। ऐसा मोस्टली होता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही होती है ना, तो वो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ माइंड में आ जाता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीज़ें जो इमोशनली हमें कुछ याद आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसी बातें याद आ जाएंगी कि हमारा मुंह बन जाता है कि नहीं। तो कुछ दोस्तों की बातें याद आ जाएंगी, हंसी मजाक की बातें याद आ जाएंगी, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें पर्सनल चीज़ें याद आ जाती हैं, तो आदमी और इमोशनल हो जाता है। अरे मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ। मेरा तो माइंड जा ही नहीं सकता, देखो मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा माइंड कहीं जा ही नहीं सकता। उसका रीज़न है अगर मेरा माइंड कहीं चला गया तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँ, आपके माइंड में सेट कर पाऊँ, इसलिए मैं कहीं पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता इस टाइम के बीच में। इंसान हर कोई है, कहीं ना कहीं माइंड सबका चलाता है, लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हो उस टाइम अपने माइंड को आप बहुत कॉन्सेंट्रेट करो, ये कहने का मतलब है। कैसे बढ़ाएं कंसंट्रेशन? आएगा ही, वो उसका काम ही है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। वो अपना काम बड़ी शिद्दत से कर रहा है कि नहीं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने में सफल हो जा रहा है, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हो।
तो आप उसको हराओ और यहाँ पर अपना फोकस करो। जैसे कोई बैट्समैन है, उसका काम क्या है? अगर तूफानी बल्लेबाज है, उसका एक ही काम है, वहाँ जाकर के तूफान मचाना। वैसे ही आप स्टूडेंट हो, आपका काम क्या है? किसी भी कीमत पे पढ़ाई होनी चाहिए। अब अगर आप दुनिया भर की बातों में लगोगे फिर ये थोड़ी हो पाएगा। जैसे वहां पर देखो पीछे, पता नहीं पढ़ाई हो पाती कि नहीं हो पाती, लेकिन बात जरूर होती है 4-5 लोगों में। देखो अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुमको, एग्जांपल दिखा रहा हूँ पीछे। हाँ, अभी मैंने बोला था कि वेव नंबर क्या होता है। व्हाट इज वेव नंबर? बताइए, वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ ये बताया गया था। उसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ वेव नंबर न्यू बार। अभी मैंने रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक बताए थे। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड क्या बताया जरा बताओ तो। ठीक है, आपको इतना बताना था कि यहाँ पर एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दो चीज़ें। पहली बात तो नंबर ऑफ ऑर्बिट की जो एनर्जी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, दो चीज़ें हो गई। उसके बाद तीसरी बात क्या थी कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास एक एक्सीलरेशन होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन आएगा। ये चीज़ें उन्होंने नहीं बताई थी। उसके बाद वो एनर्जी भी इमिट करता है, मतलब एज रेडिएशन के फॉर्म में। ये सब 3-4 बातें थी जो रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। ये मेन ड्रॉबैक्स में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एम्पलीट्यूड, फ्रेक्वेंसी, वेव नंबर और उसके बाद वेव नंबर, ये सब देखा था 4-5 चीज़ें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, ये सब हमने देख लिया। डिस्कवरी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ और बातें, जैसे मान लो पार्टिकल नेचर ऑफ, अच्छा एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, और यहां पर एक मेटल है, मेटल का कोई सरफेस यहां पर है, और इसको हमने एक ट्यूब में यहां पर कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक, ये मान लो कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से ये सोर्स आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट, या फिर सोर्स ऑफ वेव बोल सकते हो आप। ठीक है, वेव। जैसे ही यहां पर वेव इस मेटल की सरफेस से टकराता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, मतलब वेव ऑफ लाइट, वेव ऑफ लाइट, जैसे ही वेव ऑफ लाइट यहां से टकराती है इस मेटल की सरफेस से तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और किसी भी एनर्जी, कोई भी जो एनर्जी का सोर्स है, लाइट का सोर्स है, मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। अगर हम लोग मिनिमम एनर्जी की बात, किसी पार्टिकल की जो मिनिमम एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो सनलाइट जो है इसमें बिलियन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम लोग पार्टिकल्स की बात करें, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन। ठीक है, मिनिमम फॉर्म ऑफ एनर्जी
ऑफ पार्टिकल्स, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोटोन। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पर ये सोर्स ऑफ लाइट इस मेटल से टकराएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट collides with surface of metal, electron releases. This phenomena is called, क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट यहाँ टकराती है मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहने का मतलब एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। मतलब जो पार्टिकल, जो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर टकरा रहे हैं, उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर उस मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी से के साथ अगर वो कोलाइड्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होंगे, ये कहने का मतलब है। मतलब वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, अगर उससे कम एनर्जी आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो वो बातें फिजिक्स में आती है, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा कि मान लो कभी आपके माइंड में आया कि फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ उसने फोटो इलेक्ट्रिक की बात की है। तो आप ये बताओगे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट अगर मेटल के सरफेस से टकराता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ, चार्ज जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये मिनिमम फॉर्म ऑफ एनर्जी। तब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो डीप में दे रखा है वो फिजिक्स में दे रखा है, मॉडर्न फिजिक्स में, वहाँ पर और कुछ बातें आती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपके सिलेबस में सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैंने आपको समझाया क्या होता है। दिस फिनोमेना। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओ सॉरी।